2 मिनट के बाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। कुछ चंद सेकंड के बाद एक छोटी सी बात शेयर करेंगे। और हमारे साथ 9 बजे का समय साथियों दिया था कि आप सभी के बीच मुखातिब होने का, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और विषय के साथ साथ लोगों का इंतज़ार, और इतना लंबा इंतज़ार 17 तारीख के बाद लगातार 14-15 दिन का इंतज़ार नतीजे के लिए करना बड़ा सब्र का काम है और सब्र संयम का काम है। नौ बज चुके हैं साथियों, 1 मिनट की देरी है। नमस्कार साथियों, 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा ऑनलाइन जब भी कोई बात होती है तो आप सभी लोग बड़े उससे सुनते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं यूँ निरंतरता को बनाए रखने की। साथियों, ये कोई आज हम लोग चुनाव की बेला तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन नतीजे और परिणाम आने का जो इंतज़ार है, बेसब्री है, जो उत्सुकता है, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के अंदर जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता के विषय में भी बात करेंगे। क्योंकि ये बात कोई अनुमानतः बात की जा रही है, क्योंकि सभी लोग कयास लगा रहे हैं, आम जनमानस भी कयास लगा रहा है, यहाँ तक कि अन्य प्रदेशों के लोग भी चुनावी प्रदेशों के राजनीतिक हालातों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। वो भी कयास लगा रहे हैं कि इस चुनाव में क्या नतीजे निकलेंगे, क्योंकि ये चुनाव एक तरीके से 5 राज्यों का जो चुनाव है, एक तरीके से इसको सेमीफाइनल मानकर देखा जा रहा है 2024 का, क्योंकि इन चुनावों की तस्वीर से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है और जनता का क्या रुख बदलने वाला है, जनता क्या चाहती है, और सरकारों को और तमाम राजनीतिक दलों को अपनी अपनी नीतियों में, अपने अपने जो मैनिफेस्टो में या अपने अपने जो प्रमुख बिंदु शामिल करते हैं बात करने की, उसमें क्या शामिल करना है, क्या इस चुनाव का परिणाम होगा और परिणाम किन वजह से प्रभावित हुआ होगा, इन सब का एनालिसिस बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठकर करेंगे। लेकिन साथियों, हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम भी इस चुनाव के वेला में हम सभी लोग आपस में बैठें और बात करें, क्योंकि ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है और सभी लोगों को आज़ादी है। साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो कि जिसका मतदान 17 तारीख को मतदान हुआ था, 17 नवंबर को, समस्त राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो यहाँ के समानांतर दल हैं, और दो ही प्रमुख तौर पर दोनों दलों पर ही प्रदेश की जनता भरोसा करती है। अन्य दलों पर प्रदेश की जनता ने अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा भरोसा दिखाने का, किसी भी चुनाव में, किसी भी स्तर के चुनाव में कोई ऐसा भरोसा दिखाने का काम नहीं किया है। इसलिए मुख्य तौर पर दोनों राजनीतिक दलों के बीच आपस में आमने सामने की मुख्य फाइट होगी सरकार की ओर जाने के लिए, सत्ता बनाने की ओर जाने के लिए, क्योंकि प्रमुख राजनीतिक दल भी आपके राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर राजनीतिक दलों की भूमिका तय होती है। उन सभी तमाम परिस्थितियों के आधार पर प्रमुख 2 ही राजनीतिक दल ऐसे हैं जो प्रमुखता से मध्य प्रदेश के अंदर गिनती की जाती है, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस। लेकिन और भी तमाम दल हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समानता दल है, ऐसे तमाम दल और हैं, कई निर्दलीय
लोग भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो और छोटे छोटे दल हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार मध्य प्रदेश के समस्त विधानसभा सीटों पर चुनाव में शामिल हुई है। और आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो आगाज होगा, मेरे अनुमान से वो आगाज समस्त नगर पालिका और नगरीय निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का आगाज होगा वो सबको चौंका देने वाला होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग या समाजवादी बीएसपी के साथी सभी ने चुनाव लड़ा है, अपनी अपनी किस्मत को आजमाया है, लोग जनता तक गए हैं, अपनी अपनी बात को रखा है, लेकिन वो ये तो जानते हैं कि हमारी जीत तो सुनिश्चित नहीं है। यदि है सुनिश्चित भी है तो एक सीमित आंकड़ा होगा और एक छोटा सा आंकड़ा होगा जो जीत में तब्दील होगा, लेकिन फिर भी अपना वोट बैंक, वोट परसेंटेज या अपनी उपस्थिति हर प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम हर राजनीतिक दल करता है। इसी तरीके से समस्त राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रत्याशियों को भी प्रदेश के राजनीतिक समर में और चुनावी सरगर्मी के बीच लोगों को भी भेजा है, ताकि उनका चुनाव चिन्ह, उनके जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी और प्रदेश स्तर की जो उनकी कमेटियां हैं, उनका क्या विचार जनता के प्रति वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश कई तरह से घिरा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से और इधर राजस्थान से घिरा हुआ, क्योंकि यहाँ का हर राजनीतिक दल का 1% का मत अन्य राज्यों में भी आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाले जो राजनीतिक सरगर्मी है, उनको प्रभावित करने का काम करेंगे। इसलिए हमें किसी भी दल का जो छोटे से छोटा वोट परसेंटेज है उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। वो जरूर आपके प्रदेश के अंदर आपके प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति बदलने में नाकाम साबित हो, लेकिन वो जहां उनकी मूल परिस्थितियां, उन दलों की जो मूल विचारधारा के जो प्रदेश हैं, उनमें यहाँ की धमक से वहाँ थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह आता है। साथियों, कल 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को लोगों को बेसब्री से बड़ा इंतजार है। राजनीतिक कार्यकर्ता, चूंकि मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी कई गतिविधियों में शामिल रहता हूँ। इसलिए पूर्णतः मेरा काम राजनीति में काम करना है और मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। चूँकि राजनीतिक दल में जो भूमिका सौंपी जाती है उन भूमिकाओं को निर्वहन करता हूँ, बाकी अपना अध्ययन में लगा रहता हूँ। लेकिन हर राजनीतिक कार्यकर्ता का आज की रात उनको ये लग रहा होगा कल क्या होने वाला है। हर कार्यकर्ता ने अपने अपने स्तर से अपनी भविष्य की जो राजनीतिक स्थितियों को, जो राजनीतिक ढांचा जो अपने तैयार किया होगा, उनके स्वप्न जो एक पिरोए होंगे, उन स्वप्नों के आधार पर आज की रात वो अपने उन स्वप्नों में अपने अपने पसंद का रंग भरेंगे। क्योंकि हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता भी अपने उस चुनाव, इस इतने बड़े चुनाव के अंदर पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता भी अपने आप को परखने का, अपने आप को निर्माण करने का काम करता है। तमाम सामूहिक प्रयास के बावजूद हम एक सरकार चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और विधायक का जब बहुतायत मात्रा उस सरकार में तब्दील होने के लिए आपके जिले के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं, अपने जिले के अंदर क्या राजनीतिक समीकरण है, उन समीकरणों का भी आपके पक्ष में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अंकों का खेल बन जाता है। चूँकि राजनीति अब एक बड़ी उसके साथ कहने की आवश्यकता है, निसंकोच में बोल सकता हूँ, राजनीति सेवा माध्यम से ज़्यादा एक राजनीतिक व्यापार की ओर मुड़ गया है। क्योंकि अंकों का खेल है, अंकों की बाजीगरी है, और अंकों को हासिल करने के लिए अपने अपने मूल्यों, जो स्थापित मूल्य है राजनीतिक दलों के, मूल्यों से भी आगे निकल कर लोग आगे अब जाने लगे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर जो समर्पित कार्यकर्ता होगा, वैचारिक दृढ़ शक्ति रखने वाला वैचारिक तौर पर जो वैचारिक कार्यकर्ता होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। लेकिन ये मुसीबत हर राजनीतिक दलों के लिए होने वाली है। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटें हैं और सरकार को बनाने के लिए हमें 116 सीटों पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। जिस भी राजनीतिक दल को 116 सीटों की 116 विधायकों का अंक प्राप्त होगा, वो सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी। लेकिन खींचातानी बराबर चलती रहेगी, दांव पैंच बराबर चलता रहेगा। हार मानने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है। जिनकी 1 व 2 विधानसभा के सदस्य कम पड़ रहे हैं, तो उनको निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर उन पर नज़र रखी जा रही है, या अन्य दलों के प्रत्याशियों पर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि हम पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम और नतीजे देख चुके हैं। हमारी आपकी पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है जिसने
हॉर्स ट्रेडिंग जैसा शब्द जो हम सुना करते थे, उस हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का जो हमने स्पष्ट सीधा उदाहरण देखा है वो अपने प्रदेश के अंदर देखा है। जब हम कहते हैं कि हम सुना करते थे कई राज्यों में सरकार कैसे गिरती है, कैसे विधायक खरीदे जाते हैं, कैसे विधायकों को जो है एक दल से दूसरे दल में इकट्ठा जाते हैं, कैसे चुनाव दोबारा जाए, ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये बहुत बारीकी से देखा है और निश्चित तौर पे हमारे अनुभव की श्रेणी में भी शामिल हुआ है। तो ये 2018 के चुनाव में भी समस्त राजनीतिक दलों को, मैं यहाँ तक समस्त क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के राजनीतिक दलों को और उनके कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस की वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व के लिए भी सजगता वाला प्रमाण प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बड़ी रस्साकसी में लगे होंगे कल के अंकों के आने के बाद। साथ ही जहाँ के लंबा एक समय हो गया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का, और निश्चित तौर पर जब भी इतना लंबा समय हो जाता है तो किसी भी सरकार के खिलाफ जनता के अंदर नाराजगी भी होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण 2018 में मिला था, लेकिन 2018 में किन्हीं कारणों से बड़ा नज़दीक मामला था और ये सरकार बदल गई। ये राजनीतिक सियासी घटनाक्रम में चलते रहते हैं। लेकिन 2018 के बावजूद भी 2018 में सरकार बनने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी, जब उन क्षेत्रीय प्रत्याशियों ने जब जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए थे, वो फिर भी उसके बीच आए थे, जनता के बीच चुनाव के दरमियान आए थे। दोबारा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बड़ा प्रत्याशित परिणाम आया था। लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि जिन विधायकों ने या जिन नेताओं ने एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गए, क्योंकि जनता ने वोट दिया था एक सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन उन नेताओं के द्वारा दल बदलने के बाद दूसरे दल में जाकर फिर भी जो जनता ने जिताया, निश्चित तौर पर वो आंकड़ा भी इस बार कहीं ना कहीं वो भरोसे के रूप में तब्दील करें। कहीं ना कहीं जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था। ये बड़ा विषय, सोचनीय विषय है और कहीं ना कहीं 0.5% के आसपास बहुत छोटा सा आंकड़ा जरूर होगा। वो छोटा सा आंकड़ा एक बुद्धिजीवी वर्ग होगा जो कई तरीके एनालिसिस करते हैं कि हमने सरकार तो पिछली बार कांग्रेस की बनाई थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीद कर बना दी गई। तो कहीं ना कहीं उनको दिमाग में एक भय या अपने मतदान के प्रति गोपनीयता, मतदान के अपने अधिकार के प्रति हनन का यदि लगा होगा तो हो सकता है बहुत से लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे होंगे क्योंकि सरकार को कैसे गिर गई। लेकिन हर चुनाव में एक अलग अलग माहौल होता है। इस 2023 का जो विधानसभा चुनाव था और ये इस चुनाव में भी पिछले लगभग एक साल के दरमियान से मध्य प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनाने का एक बयार से चल रही थी। मतलब यहाँ तक कि कभी पहले तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को प्रयास करना पड़ता था, चेहरों पर ध्यान देना पड़ता था, लेकिन इस बार तो आम जनमानस भी इस सरकार को बदलने की बात कर रहा था। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी ऊर्जा का काम हुआ है, उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह इस तरह की चर्चा उनके लिए जीवन में, उनके उस राजनीतिक समय में, पिछले चुनाव के साल में यदि इस तरह के माहौल जनता के बीच होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को एक संजीवनी बूटी की तरह काम करने का अवसर मिलता है और उनको एक तरह से ऑक्सीजन उनको प्राप्त हुई है। प्रदेश में सरकार तो बदलना चाहते हैं लोग, लेकिन भावनाओं से कुछ नहीं होता, आंकड़ों की बाजीगरी होती है। हर विधानसभा के अंदर जैसे हर प्रदेश के अंदर ये माहौल होता है। 5 राज्यों की जब बात होती है तो उसमें भी होता है किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही, किसी राज्य में बीजेपी से, एक जैसा माहौल कहीं नहीं होता। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेश में, किसी प्रदेश में जितनी भी विधानसभाओं की संख्या होती है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभाओं की संख्या है, इन विधानसभाओं की संख्या के अंदर भी हर विधानसभा का समीकरण भिन्न भिन्न होगा और प्रत्येक विधानसभा के अंदर कई ब्लॉक होते हैं। हर ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां अलग अलग तरीके की होती हैं, सामाजिक समीकरण अलग अलग तरीके की होती है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग तरीके की होती हैं और सामाजिक समरसता का भी एक उदाहरण अलग अलग तरीके से। इसलिए हर विधानसभा के अंदर भी पूरी विधानसभा में समस्त ब्लॉक में या समस्त बूथ पर, मंडलम सेक्टर पर जितने भी बूथ आते हैं, एक जैसी बयार कहीं नहीं होती। वहाँ के राजनीतिक समीकरण अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे मानिए कि मैं जहाँ रहता हूँ
उस बूथ पे भी मतदान केंद्र पे भी जो लोग मतदान करते हैं वहाँ का राजनीतिक समीकरण एक अलग होता है, और मेरे पड़ोस वाले जो मतदान केंद्र होगा उसमें रहने वाले लोगों का राजनीतिक समीकरण अलग होगा। ये इसी काम के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी बड़ी मुस्तैदी से काम करने के लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और दिए भी गए हैं। चूंकि मैं प्रशिक्षक के तौर पर भी काम करता हूँ, दिए भी गए हैं। ये अलग बात है कि पार्टी के नेताओं ने या जो प्रत्याशियों ने उन प्रशिक्षणों को कितना महत्व दिया और नहीं दिया, ये उनका एक निजी विषय है, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं लगी होगी। यहाँ तक कि जो मतगणना में कल जो साथी बैठने वाले, उनको क्या अधिकार इस्तेमाल करने हैं, कैसे बात करनी है, किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, मतलब कैसे आप कैसे पहचानोगे कि समझोगे उधर कि आपके साथ क्या वहाँ गड़बड़ी कैसे होती है, ये नहीं कहते होती है, आप कैसे सजग रहें, किन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। इस विषय पे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रशिक्षण आयोजित कराया गया था। ये भी एक अपना निजी विषय है, कई विधायकों को आवश्यकता लगी, कई लोगों को नहीं लगी, उनका एक निजी मामला है, लेकिन सरकार ने या पार्टी ने, अपने शीर्ष नेतृत्व ने अपनी तरफ से ये सारी सुविधाएं मुहैया करा के रखी थी। अब बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि सरकार मध्य प्रदेश में बदलने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मेरी योजनाओं पर और केंद्र में बैठी सरकार के तमाम योजनाओं पर प्रदेश की जनता को अभी भी भरोसा है। वो अपनी सरकार को स्थिर रखने की बात करते हैं, ये अपने भरोसे की, आत्मविश्वास की, वो अपनी भी तैयारियों के विषय को लेकर बात है। चूंकि राजनीति हर स्तर पर अलग होती है, बूथ के कार्यकर्ता के नजरिए से राजनीति अलग होती है, ब्लॉक के कार्यकर्ता के नजरिए से राजनीति अलग होती है, जिले के कार्यकर्ता के नजरिए से राजनीति का परिदृश्य अलग होता है, और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के नजरिए से राजनीतिक परिदृश्य अलग होता है। और जो शीर्ष नेतृत्व जो वैचारिक या निर्णय लेने में सक्षम होता है, उसके नजरिए से राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल अलग होता है। और ये सारे परिदृश्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो परिदृश्य होते हैं वो जनता के परिदृश्य से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि कई बार इस तरीके के परिदृश्य के नतीजे जो है बिल्कुल हमारे खिलाफ आते हैं। जब जनता या मतदाता एकजुट होकर मतदान करती है किसी सरकार को बनाने में और किसी सरकार को गिराने में, तो सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। जैसे आपने कई चुनावों में देखा होगा कि कितने एग्जिट पोल कई बार फेल होते हैं, कई बार सफल होते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी कई तरीके के चैनल्स हैं, कई तरह की एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल को दिखाया है। तर्क ये आता है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ सरकार बननी चाहिए, एक तर्क ये भी आता है। दूसरी तरफ एक तर्क ये आता है कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो सरकार बनने के बाद जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो उसके बाद चुनाव लड़े थे, जो जीत गए थे, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़े किए थे वो हार गए थे। और उसके अलावा जो हमारे विधायक कांग्रेस के अंदर ही रहे थे, तो उनके क्षेत्रों में भी अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। कई जगह चेहरों का विरोध है, पार्टी का विरोध पूरे प्रदेश में कहीं नहीं था। हमेशा कांग्रेस के पक्ष में पिछले 1-1.5 साल से माहौल था, लेकिन कई जगह अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर किन्हीं वजह से या किन्हीं कारणों से कई प्रत्याशियों का अपनी जगह विरोध था। वहां प्रत्याशी बदलने की मांग भी बहुत तेजी से ऊपर उठ के आई, और प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए गए और कई तरह की एक्सरसाइज की गई, लेकिन अमूमन पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्याशियों के चेहरे को नहीं बदला गया। ये शीर्ष नेतृत्व का एक मजबूती से लिया हुआ फैसला है। उनके क्या आंकड़े हैं ये उनके पक्ष उनको बेहतर पता होंगे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपने जितने भी विधायक हैं उन विधायकों पर भरोसा जताकर जनता के बीच उन्होंने चुनाव के लिए मैदान में छोड़ा। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, चाहे वो छोटा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो, बीजेपी के प्रत्याशी हो, या आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हो, बीएसपी के प्रत्याशी हो, कोई हारने के लिए पूरी ताकत लगाता है। कांग्रेस पार्टी को भी एक थोड़ा सा नुकसान अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, जहां सेकंड लाइन की लीडरशिप या दूसरी लाइन की लीडरशिप थी, या जो नए चेहरे थे, जो चेहरे बदलने की बात की जा रही थी, उन सभी प्रत्याशियों ने भी अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को
को स्थापित बनाए रखने के लिए या अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने के लिए, अपनी उपयोगिता को साबित करने के लिए राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के सामने अपनी भूमिका को साबित करने के लिए उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में या तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया है या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ लिया है। इसका भी खामियाजा हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भुगतना पड़ सकता है। अब एक तरफ बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रदेश में नाराज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को मोड़ने की कोशिश बहुत की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमारा इतना लंबा कार्यकाल हो सकता है कहीं कोई ऐसा बड़ा वर्ग तो नहीं है जो 2020 के घटनाक्रम से प्रदेश की इस रणनीति से नाराज रहे हों, एक स्थायी सरकार को गिराकर, मतलब स्थापित सरकार को गिराकर दूसरी सरकार बनाई। तो उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को मोड़ने की बड़ी कोशिश की है। उन्होंने अपने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरों को प्रदेश में अपने अपने क्षेत्रों में और ये संभाग स्तर पर उसको चुनाव लड़ाने का काम किया है। उन्होंने ये मोड़ने का काम किया है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश के अंदर है, अगर सरकार की होती है स्वाभाविक होती है, जब एक विधायक पाँच साल रह जाता है, एक पंचवर्षीय रह जाता है, तो उसके खिलाफ भी लोग होते हैं, उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि राजनीति का एक पार्ट है। कई लोग नाराज होते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं, कई लोग छूट जाते हैं, कई लोग साथ चलते हैं, कई नए हो जाते हैं, कई पुराने बहुत पीछे छूट जाते हैं। एक सामान्य घटनाक्रम है, ये इतनी गंभीरता वाली बात नहीं है। लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाने का काम किया है। जैसे यहाँ से रीति पाठक और कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और नरेंद्र सिंह तोमर जी, मतलब ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन चेहरों को उन्होंने मैदान में उतारने का काम किया है। और मैदान में उतारने से उन्होंने एक पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की तरफ से ध्यान हटाने के लिए जनता को व्यक्ति या पार्टी से लेकर क्षेत्रवाद की राजनीति की ओर इस चुनाव को मोड़ने का कोशिश की है। क्योंकि जैसे चंबल क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्षेत्रवाद की लड़ाई बढ़ाने के प्रयास किया गया है। अब कितना प्रयास करने में वो सफल हुए हैं, ये तो नतीजे और परिणाम बताएं, क्योंकि उनको जब व्यक्ति से बड़ा क्षेत्र होता है, उनको लगा होगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्र के लोगों को लगेगा कि हमारे यहाँ से ये विधायक चुन के जाएंगे तो चंबल का मुख्यमंत्री बनेगा, या बुंदेलखंड से लगा हुआ क्षेत्र जो है प्रहलाद पटेल जी को चुनाव लड़ाया गया, तो एक संदेश दिया है एक विशेष जाति वर्ग के अंदर कि यदि प्रहलाद पटेल जी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत के जाएंगे या उनके प्रभाव से उनके संभाग के अंतर्गत कुछ सीटों में यदि इजाफा होता है, कुछ 0.1% वोट बैंक में भी इजाफा होता है, क्योंकि 0.1-0.2% का वोट भी जो है कई सीटों में तब्दील कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सीटों में नतीजों में तब्दील नहीं होता है, तो सरकार में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है। तो अगर इन क्षेत्रवाद की लड़ाई बनाने से, क्योंकि लोगों को क्षेत्र प्रेम से उनको लगेगा मेरे संभाग का या मेरे जोन का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के अंदर होगा, तो क्षेत्रवाद की लड़ाई को बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी बड़ी विश्वास के साथ और बड़ा एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। अब इसको किस तरीके से वो भुना पाएंगे, ये उनके शीर्ष नेतृत्व की क्या तैयारी है और जनता ने उसको कितनी गंभीरता से लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को की जो घोषणाएं हैं, जो कांग्रेस ने जो 18 महीने में काम किया है, 2018 में जो 15 महीने की जो सरकार थी उसमें जो काम किए थे, उन कामों को देखते हुए, उन कामों की योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक जो पहुंची थी, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में मैदान में थी। उन्होंने और बेहतरीन तरीके से और अच्छे मुद्दों को लेकर चुनाव में आए थे। तो उनको ये भरोसा है कि मेरी बातें जो है जनहित, मेरी घोषणा पत्र में मेरे जो किए हुए वादे हैं और मैंने जो मैनिफेस्टो बनाया है, कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो बनाया है, वो जनता तक अधिक लोगों के दिलो दिमाग पर बड़ा उन्होंने अटैक किया है। दूसरा, एक तरफ दूसरी ओर ये देख रहे हैं कि ये तो संभव नहीं है, जैसे यदि किसी भी पार्टी के 90 विधायक यदि पिछली बार थे, वो 90 को यदि लड़ा दीजिए और सारे जीत जाए, तो ये स्वाभाविक भी नहीं है और ये सत्य भी नहीं है और ये प्रैक्टिकली भी नहीं है। जैसे 90 हम जो किसी भी दल के 90 विधायकों को यदि लड़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसमें 20 या 30 या 40 लोगों की हारने की संभावना रहती है और किसी की प्रबल होती है, किसी की
संभावना कम होती है, लेकिन हार उसमें उतनी ही संख्या के वही लोग जीत के नहीं जाते हैं। तो जो लोग दोबारा जीतने की ना स्थिति में और दोबारा उनके क्षेत्र में उनके प्रति चेहरे के प्रति जो नाराजगी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कुछ विधायकों नए चेहरे देने की बात की थी। और उन नए चेहरों ने भी अपने अपने फील्ड में अपने अपने चेहरों में अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो बाद में पार्टी ने अपना निर्णय को बदल दिया या जो भी कारण रहे हों, फिर अपने विधायकों पर उन्हें भरोसा जताया। तो इसका नुकसान भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे हमारी पार्टी का कोई अन्य दल का प्रत्याशी अन्य दल से लड़ रहा प्रत्याशी, तो उसने उस चुनाव को आमने सामने की लड़ाई न बनाकर ट्रायंगल और मतलब 3 तरीके से त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय उसको बना दिया है लड़ाई को। और इसमें कई जगह तो ऐसा रहा है, बुंदेलखंड में खास तौर के अंदर जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीटें हैं उसमें कास्टिज्म के तरह के जो ध्रुवीकरण वोटों के अंदर हुआ है वो बड़े चौंकाने वाले परिणाम देने वाला है। उसमें जैसे देखा जाता है कि अमूमन जातिगत के आधार पर हम चुनाव के नतीजों की बात करते हैं। जाति व्यवस्था को अब ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है। तो जैसे कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक जो होते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर होता है उनकी संख्या अधिक होती है, तो वहाँ वो हमारा मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय होने की संभावना है। अब एक तरफा तो चूंकि ये अनुमान है, ये अनुमान ऐसा नहीं है कि कोई भी जो एग्जिट पोल दे रहा है वो सच ही साबित हो जाएंगे। निश्चित तौर पे किसी एक का सच साबित होगा और किसी 4 लोगों के आसपास होंगे या किसी लोगों के बहुत गलत होंगे। या हम आप जो भी बात कर रहे हैं वो आवश्यक नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं वो बातें सभी सच होंगी। ये कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन अनुमान तो लगाते हैं। वोट बैंक का गणित कैसे लगता है? वोट बैंक का गणित आपकी क्षेत्र की परिस्थिति, भौगोलिक और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर लगता है। और हमेशा मतदाता जो होता है, मतदाता बड़ी खामोशी के साथ अपने मत का उपयोग करता है और दिशा बदलने का काम करता है। अब जैसे कई सीटों पे बीएसपी अमूमन देखा गया है कांग्रेस की ही पार्टी से टिकट मांगने वाले अन्य लोग कई पार्टियों से लड़े। छतरपुर जिले की बात ले लेते हैं तो महाराजपुर विधानसभा पर दौलत तिवारी जी ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखा था। किन्हीं कारणवश या किन्हीं परिस्थितियों बस जो भी पैरामीटर पार्टी ने निर्धारित किए थे उन पैरामीटर पर वो खरा नहीं उतरे या पार्टी ने अपना प्रत्याशी को बदलने का अपनी योजना को रद्द कर दिया और उन्होंने पुराने प्रत्याशी लड़ा। लेकिन फिर भी जैसे महाराजपुर विधानसभा पर दौलत तिवारी जी जो है कांग्रेस पार्टी के ही एक मजबूत चेहरे माने जाते थे, जो नौगांव नगर पालिका से भी अपनी एक मजबूत दावेदारी, मजबूत उपस्थिति रखते हैं। चूंकि राजनीतिक व्यक्ति संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं तो उनकी उपस्थिति तो जनता के बीच कहीं ना कहीं तो है, जहां वो रहते हैं वहां तो मजबूत है ही। और इसी तरह छतरपुर विधानसभा में डीलमणि सिंह पप्पू राजा वो भी कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने भी बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। इसी तरह चंदला में जो हमारे जो पुष्पेंद्र हरिवाल जी हैं वो भी एक योग्य, कर्मठ और ऊर्जावान व्यक्ति हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी से अपने प्रत्याशी बनाने की मांग शीर्ष नेतृत्व से करते रहे। और उन्होंने अपने भी तमाम चरण पे अपने प्रयास को और तेज किया, लेकिन अंततः उनको सफलता नहीं मिली, तो वो भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी का व्यक्ति जब लड़ता है तो वो निश्चित तौर पे नुकसान हमारा कितना कर रहा है ये भी बड़ा गणित बैठता है। अब कई आंकड़े ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 140 सीटें आ रही हैं, 150 सीटें आ रही हैं और 160 सीटें आ रही हैं। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है और ये केवल एक ही दृष्टिकोण में हो सकता है कि किसी भी दल की जब परिवर्तन होता है, जो वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा है, वो बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लोग सत्ता परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। चूंकि अमूमन होता भी यही है, लेकिन ये जरूरी नहीं जो ट्रेंड पिछले चुनाव में हुआ था वो ट्रेंड को लेकर आप इस चुनाव की भी कोई योजना, कोई रणनीति पे बात कर सकें, क्योंकि हर चुनाव में अलग अलग चीजें होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करें तो उनको लगता है कि जो वोटों परसेंटेज बढ़ा है वो लाडली बहना का वोटों परसेंटेज बढ़ा है, चूंकि तथ्यात्मक भी है और उनकी योजनाओं का लाभ उनके
कार्यकर्ताओं ने और उनके द्वारा जो काम किए गए फील्ड में, जो लाडली बहनों को उन्होंने योजनाओं में शामिल किया, तो उनको जो फंड ट्रांसफ़र हुआ या जो जिस तरीके की बात हुई है, लाभ मिला है, तो वो कहीं ना कहीं उस आधार को अपना मान रहे हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव में वोट तो बढ़ा है और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। ये बड़ा मतलब इस तरीके से हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग परिस्थिति निकल के आ रही है। कई आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये देखा जा रहा है, लोगों का मानना है, कई जगह से चर्चा की जा रही है, लोगों को ये मानना है कि वहाँ आदिवासी क्षेत्रों के अंदर लाडली बहना का प्रभाव अधिक देखा गया है। अब ये रिजल्ट में कितना तब्दील होता है ये अलग बात है। चूंकि कोर वोटर, मेरा ये मानना है, चूंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत का कोई बात नहीं है, अनुमान लगाने की बात करती है। मेरा ये मानना है कि चूंकि हमारा आमना सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से था, भारतीय जनता पार्टी की जैसी पार्टी से था, जो कैडर बेस पार्टी है, और हम केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी को और एक लंबे गैप को लेकर वो अपनी योजना को, अपने विजन को लोगों के बीच ले जाकर चुनाव लड़ने का मुख्य आधार मांग रहे थे। मुख्य आधार में एक बिंदु ये भी शामिल था कि प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता अब परिवर्तन तो चाहेगी। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा तबका वोट, जो जैसे मान लीजिए कई लगभग 28-29 लाख के आसपास वोट जो है बढ़ा होगा पूरी प्रदेश में। मेरे पास आंकड़ा सा 36 लाख का है। जो नया मतदाता बढ़ा है, वो नया मतदाता ना कांग्रेस को जानता, ना भारतीय जनता पार्टी को जानता है। इन्फ्लुएंसर, क्षेत्र में प्रभावित करने वाले लोग किस दल के हैं। कांग्रेस में मैं देखता हूं, मैं काम करता हूं, तो कांग्रेस का लीडर ही कांग्रेस के बारे में बात करने से डरता है। कांग्रेस का लीडर ही, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस की बात नहीं करता, कांग्रेस का नाम नहीं लेता है। तो इन्फ्लुएंसर आपके पास कहां से आए। हमारे जैसे 10 लोगों के बीच यदि रोज कोई चर्चा की जाए, जिस विषय की चर्चा की जाए, तो उस विषय को लेकर लोगों का मन प्रभावित होता है। उसमें 10 में से 6 लोग उस तरफ बयार में चले जाते हैं, उस धारा प्रवाह में चले जाते हैं जिस विषय पर वो चर्चा होती है। रिसर्च का विषय है और हो सकता ना हो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल भी है और मानवीय स्वभाव के आधार पर भी प्रमाणित चीजें हैं कि आपसे जिस विषय पर रोज बात की जाए, वो विषय की तरफ आपका झुकाव हो ही जाता है। हमारे पास इन्फ्लुएंसर की बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी जो है मास चेहरे पे आधारित पार्टी है और नेताओं पे आधारित, लीडर बेस्ड पार्टी है, नेताओं पे आधारित पार्टी है। इसलिए जमीन पर उन चर्चा करने वाले लोग हमारे पास बहुत कम हैं, क्योंकि हम केवल चुनाव में काम करते हैं। और भारतीय एक दूसरी जिस दल से हम काम कर रहे हैं, उन पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो जनता के बीच जाते रहते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर उनके पास बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बारीकी का अंतर ये होगा कि अगर इन्फ्लुएंसर का काम किया, चुनाव प्रभावित करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, वही होते हैं जो रोज चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को वहाँ जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। और एक तरफ माहौल था पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 5-6 महीने पहले ऐसा माहौल था कि क्लीन स्वीप कर रही है और कांग्रेस पार्टी की एक तरफ असर कर रही है। लेकिन लाडली बहना योजना से कांग्रेस ने वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को चुनाव में कसावट के तौर पर ले लिया है। कई बार तो ये कहा गया, कई अनुभवी लोगों के द्वारा कहा गया, चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी है ही नहीं, ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी बनाम लाडली बहना योजना है। इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने का रास्ता एक तो उन्होंने पूरी प्रदेश की राजनीति को क्षेत्रवाद की राजनीति में, जैसे कि मैंने बताया, बड़े बड़े नेताओं को अपने अपने अंचलों से चुनाव लड़ाकर क्षेत्रवाद की राजनीति तब्दील कर दिया, क्योंकि क्षेत्रवाद जो व्यक्ति से बड़ा होता है। दूसरी ओर उन्होंने लाडली बहना की योजना का जो लाभ देकर महिलाओं के साथ जो एक भावनात्मक अटैचमेंट होगा। मेरा ये मानना है कि जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला चुनाव लड़ रही हैं, महिला प्रत्याशी होंगी, तो उन सीटों पर महिलाओं का अट्रैक्शन, आकर्षण उस महिला प्रत्याशी के प्रति ज़्यादा होगा, वहाँ वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा निकलेगा। लड़ाई टक्कर की है, कहीं प्लस माइनस 5 या 10 सीट का मामला होगा। लड़ाई बहुत टक्कर की है, क्योंकि कोर वोट किसका है। भारतीय जनता पार्टी का वोट है, कोर वोट है, उसका एक जो मतदाता है उसका मन मस्तिष्क को बदलना बहुत कठिन होता है,
क्योंकि वो स्थायी मतदाता है। तो ये एक जो स्थायित्व होता है, क्योंकि हमने एक उदाहरण महाराजपुर विधानसभा का यदि हम लें, पिछले विधानसभा 2018 के विधानसभा चुनाव के भीतर हमारी लड़ाई प्रदेश में वो विश्व विधानसभा पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, रही है और है। और 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ से महाराजपुर विधानसभा से वरिष्ठ लीडर मानवेंद्र सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। चूंकि मानवेंद्र सिंह जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीत चुके हैं और उनको क्षेत्र की जनता ने बड़ा स्नेह और प्रेम दिया है। लेकिन 2018 जब प्रत्याशी बनाया तो उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा माहौल था पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लेकिन फिर भी हारने वाले खिलाफ में माहौल होने के बावजूद उनको 38,468 जो वोट मिला था, ये भी मायने रखता है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है। अब एंटी इनकम्बेंसी को यदि हम नापते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी केवल हम सामने वाले दल की ही न देखें, हर विधानसभा स्तर पर हमें अपनी भी एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस पार्टी को भी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को देखना होगा। यदि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने वो नाराजगी को दूर करने का काम किया होगा तो निश्चित तौर पर उनको कुछ वोटों का फायदा जरूर मिलेगा। कई विधानसभा के अंदर क्षेत्रवाद की लड़ाई होती है। कई विधानसभा 3 भागों में बटा होता है, कई विधानसभा में 4 भागों में बटा होता है। चूंकि समान माहौल तो पूरी विधानसभा के अंदर हो नहीं सकता, उसको आपने किस स्तर पर मैनेज किया है, ये भी बहुत बड़ा गणित का काम हुआ। अब देखने की बात ये आ रही है कि एग्जिट पोल ने, कई एग्जिट पोल तो 140 से 162 सीट दिखा रहे हैं। अगर परिवर्तन की लहर, अगर ब्लाइंड वोट पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी से नाराज बहुत ज़्यादा लोग होंगे, अगर केंद्र की नीति से और प्रदेश की नीति से और केंद्र की योजनाओं से, प्रदेश की योजनाओं से कई नौजवान साथी, महिला साथी, किसान साथी और सरकारी शासकीय कर्मचारी साथी जो नाराज होंगे, यदि एकदम ब्लाइंड वोट दिया है तो फिर तो आंकड़ों का कोई हिसाब नहीं रह जाता। फिर तो स्पष्ट बहुमत से पार्टी के जो वर्तमान सत्ता के विपरीत दूसरे दल की पार्टी की सरकार बनती है, वो उस तौर पर तो कांग्रेस पार्टी स्तर फिर मेरा आंकड़न ये कहता है कि यदि ब्लाइंड वोटर है मध्य प्रदेश के अंदर और सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं, तो मेरा अनुमान है कि लगभग 130 या 132 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत सरकार बनाएगी। लेकिन कई विधानसभा सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी बड़ी दिक्कत आ रही है। वहां के समीकरण भी पलटे हुए हैं, क्योंकि परिवर्तन यदि प्रदेश के अंदर चाहते हो तो इसी तरह का परिवर्तन पूरी विधानसभा के अंदर भी लोग चाहते हैं। ऐसा वर्ग बहुत बड़ा है, तो निश्चित तौर पर कई तरीके के पेंच फंसे होते हैं, कई तरीके, बहुत डीप रिसर्च होता है वोट परसेंटेज को निकालना। और इस रिसर्च पे यदि हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाए। उस चीज़ को आप जानते हैं, बहुत बेहतरी से जानते हैं, बहुत तरीके से जानते हैं। अब जो घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, उन घोषणाओं को भी जनता ये मान के चलती है कि हमें कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे हैं। स्थायित्व कहाँ है, किस योजना के अंदर स्थायित्व है? अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत अच्छी बहुत विपरीत देखी जा रही है। इस बार जो शासकीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो पूरे देश के अंदर एक बयार चल रही है, ये राजनीतिक तौर पर तो बात करना एक लाजमी है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये कहता है कि हमारी योजना बहुत बड़ी है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर शासकीय कर्मचारी बड़ा प्रताड़ित है, और राजनीतिक स्तर पर तो इसकी मुहिम चली रही है। लेकिन जिन विभागों के अंदर जो उनके संगठनात्मक मीटिंग होती है और संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, उनके विभागों के संगठन के पदाधिकारियों के जो धरना प्रदर्शन या ज्ञापन होते हैं, तो वो गैर राजनीतिक होने के बाद राजनीति में स्पष्ट तौर पर नहीं आने बाद हर विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी, इस तरीके कई विभाग ऐसे हैं, जैसे रेवेन्यू में, तो उनके अंदर उनके ही विभाग में कई तरह की इतनी उत्सुकता, इतनी जागरूकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का माहौल पूरे देश के अंदर एकदम से खड़ा हो गया है। तो शासकीय कर्मचारी तो सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है, ये पोस्टर बैलेट से स्पष्ट होने लगेगा सुबह 8 बजे के बाद से। कई लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो है लाडली बहना बनाम ओल्ड पेंशन स्कीम हो रही है, लेकिन
ये तर्क अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन हर विधानसभा का गणित बहुत अलग अलग है। हर जगह एक नगर में यदि आप यहाँ, जैसे आप जहाँ रहते हैं 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड हो या 16 वार्ड हैं, 40 वार्ड हैं, महानगर का समीकरण अलग है, टाउन एरिया का समीकरण अलग है, ग्रामीण क्षेत्र का समीकरण अलग है। तो इन सारे समीकरणों को जब एक देखा जाए तो मेरी नज़र में लड़ाई बहुत एकदम फाइट है। क्योंकि अगर एक तरफा माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी 99 से 103 सीटों के आसपास जो है इतना आंकड़ा जरूर छुएगी, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक दल भी है और केंद्र में सरकार है और लंबे समय से सरकार है और तमाम योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच बराबर जाते आते रहते हैं और कई कई तरह की संस्थाओं के अंदर काम करती हैं। लेकिन जनता से बड़ा कुछ कोई और नहीं होता है। और इन्फ्लुएंसर का बड़ा महत्व होता है। चर्चा करने वाला कौन है? जब दिन में आपसे कोई 10 बार चर्चा करेगा तो निश्चित आपको झुकाव वसूल होगा। अब चंद लम्हे बाकी हैं और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने, सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों, सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी मतगणना के लिए एजेंट को प्रशिक्षण देकर चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। सभी प्रत्याशियों को, सभी दल के वरिष्ठ नेताओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं, सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है। वो कभी लड़ते बहुत सारे लोग हैं मैदान में, लेकिन जीत केवल एक की होती है। लेकिन जीत और हार, हमें हार को स्वीकार करना, अगर 4 लोग हारेंगे 1 लोग जीतेंगे, वो हार को स्वीकार कर, विनम्रता से स्वीकार करते हुए समस्त मतदाताओं का अभिवादन जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी मतदाताओं ने अपना मत दिया है। और हार कभी भी बेकार नहीं जाती, अपने अंदर एक विश्लेषण लाती है और उसके बाद जो गिर के उठता है वो जरूर तेज दौड़ता है। तो ऐसे हमें मायूस नहीं होना है और अपने आसपास माहौल भी बनाकर, भाईचारे का माहौल बनाकर रखना है, क्योंकि चुनाव और राजनीति तो आती जाती रहती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाला साथी वो आपका पड़ोसी ही रहेगा और मुसीबत के वक्त वही व्यक्ति जो है आपके काम आएगा। ये राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन हमें सरकार बनना और सरकार चुनना राजनीति का हिस्सा है। सरकार से हटना और सरकार बनना, केवल सरकार बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल विधायक बनाना ही हमारा केवल लक्ष्य नहीं है। आपके प्रयासों से जो विधायक बनता है अब उनको हमारी जीतने के बाद केवल हमारा काम पटाखे फोड़ना, रैली निकालना, ढोल नगाड़े बजाना या जुलूस निकालने तक सीमित न हो। हमें जीतने के बाद हमारी योजना क्या है, हम किन बातों को लेकर जनता के बीच गए हैं, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति जीते, हमने लोगों से क्या क्या बातें की हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, उन पे हमें लोगों से बात करनी होगी। क्योंकि जब जो कोई व्यक्ति जीतता है तो वो ना एक दल का नहीं रहता, वो समस्त क्षेत्र का होता है। जीते हुए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव जाति धर्म आधार पर या राजनीतिक दल के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई, वैचारिक लड़ाई मतदान तक की है और नतीजे के बाद स्वीकारता से हमें भी उस व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए जो हमारे यहाँ से चुना जाता है। सभी साथियों में बड़ा उत्साह होगा, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होगा। लोगों ने तो ढोल पटाखे लेके रखे होंगे और ढोल की तैयारी कर रखी हो, लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है, आपके पड़ोस में यदि कोई साथी रह रहा है, वो किसी और दल का कार्य करता है, तो उसके दरवाजे पे इस तरीके के कृत्य ना करें, क्योंकि आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान इसलिए करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बगैर कार्यकर्ता से पार्टी खड़ी नहीं होती। उसके प्रयासों को सैल्यूट कीजिए, आप उसके प्रयासों को नमन कीजिए, आप उसके प्रयासों से सीखने की कोशिश कीजिए। आप ये जब हम एक दूसरे को सिखाएंगे और सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारा माहौल, हमारा आसपास का परिवेश बड़ा स्वस्थ होगा। जब परिवेश स्वस्थ होगा तो आवश्यकता तो सभी की होती है। क्षेत्र में क्षेत्र के प्रतिनिधि से काम सभी को होता है, सभी प्रकार के कामों की आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साधक बने, एक दूसरे के लिए बाधक ना बने। सामाजिक व्यवस्था में साधक बनने की कला सीखें, बाधक बनने की कला ना सीखें। क्योंकि अभी कई साथी बात करते हैं सरकार किसकी बन रही, इतनी सीटें आ रही, उतनी सीटें आ रही, तो ये हमारी ऊर्जा गलत दिशा में न लगाए। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, आप प्रयास करें, आप अपना अध्ययन करें, क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है, हम हारने और जीतने के लिए बात नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि मैं हार गया, मैं जीत गया,
यदि किसी ने डिस्कशन में बोल दिया कि 110 सीटें आ रही हैं और वो नहीं आई तो वो टुकने आ जाएंगे, आप तो कह रहे थे, क्योंकि अनुमान अनुमान होता है, एग्जैक्ट नहीं है कि किसी ने कह दिया हम 130 सीटें आती, 130 कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। मेरा तो समस्त दल के कार्यकर्ताओं को बड़ा जोशीला अभिनंदन। उनके प्रयासों से बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल उनके प्रयासों की बुनियाद पर खड़े हैं। और राजनीतिक दल के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी आप उतना ही सम्मान दें जितना बड़े नेताओं को देते हैं, क्योंकि बुनियाद यदि हिल गई तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ता की सशक्तिकरण हमेशा उनका सम्मान, और हम सभी जो अपने स्तर के छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं हमें भी आपस में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग और स्नेह रखना चाहिए। ये प्रतिद्वंद्विता नहीं है, ये लड़ाई, ये वैचारिक लड़ाई है। आपने अपनी विचारधारा के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, मैंने अपने विचारधारा के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, लेकिन सामाजिक समरसता भी बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा आधार है, जिसकी बुनियाद हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, जीवन में भी देखते हैं। साथियों, मेरी एक बार आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग बड़े अच्छे उत्साह के साथ मैदान में जाएं और काउंटिंग के लिए जाएं, अच्छे नतीजे लेके आएं। अच्छे नतीजे केवल दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ना लाएं, अच्छे नतीजे लाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप वो प्रयास कीजिए ताकि लोग कहें कि कुछ तो बदला है। केवल लोगों को नीचे दिखाने के लिए यदि आप जीत रहे हैं तो वो मेरी नज़र में वो जीत नहीं, मेरी नज़र में वो हार है। आप प्रयास कीजिए, अच्छे प्रयास कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए। आपके पास पावर होती है, सत्ता होता है, पैसा होता है, उसका उपयोग कीजिए। अपने आसपास उपयोगी व्यक्ति को रखिए, अपने पास अच्छी छवि के व्यक्ति को रखिए, क्योंकि वो जो अच्छी छवि का व्यक्ति होता है उसके सुझाव उसके पास बहुत अच्छे होते हैं। वो सुझाव जब अच्छे होते हैं, आप याद कीजिए कि जैसे राजा महाराजा होते थे, उनके पास बहुत बड़ी रियासत भी होती थी, बहुत बड़ी ताकत भी होती थी, और धनबल भी होता था, बड़ा क्षेत्र राज्य होता था, और बड़ी सेना होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर मंत्रीगण रखते थे, क्योंकि उनको सलाह की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विचार विमर्श कीजिए, विचार विमर्श के साथ काम कीजिए, और सरकार जिसकी भी बने वो जनता के लिए सरकार है, वो पूरे प्रदेश की सरकार है। किसी भी दल की सरकार बने, वो हर वर्ग की सरकार है, हर धर्म की सरकार है, हर जाति के अधिकार को, हर धर्म, हर मजहब के, हर वर्ग, हर वर्ण के व्यक्ति की सरकार। और हमें किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे कोई टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति आज है, चुनाव हो गया, चुनाव निकल गया, 2 महीने बाद आप फिर एक थाली में बैठ कर खाना खाएंगे। इसलिए अपने बीच इतना मतभेद पैदा मत कीजिए कि कभी जब आमने सामने हो तो नमस्कार की गुंजाइश न बचे। ये नमस्कार की गुंजाइश जरूर बचा कर रखिए, क्योंकि राजनीतियाँ और सत्ताएं तो बदलती रही हैं, कितनी बदल गई, कितने लोग बदल गए, लेकिन आप अपने घर थोड़ी बदलेंगे, अपने पड़ोसी को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अपनी गली का, अपने घर के आसपास का सौहार्द बनाए रखिए राजनीति के साथ साथ, और उन लोगों के लिए की जीवन सुधारने की जिनको आवश्यकता है, जिनके लिए राजनीति बनी है, जिनके लिए सरकारें बनती हैं, ऐसे वर्ग, ऐसे वर्णों के बीच जाकर उनके जीवन सुधारने के प्रयास सरकार के साथ कीजिए। यही हमारा आपका काम है। जय हिंद साथियों, जय जगत साथियों। एक बार सभी दल के समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे अच्छे परिणाम लेकर आएँ और जीवन में अच्छे कार्य करें, ऊंचाइयों को आप छुएं। ये मेरी ओर से समस्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को मेरे ओर से हृदय से नमन, क्योंकि उनकी ताकत को मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि उनके कंधे पर प्रदेश की, देश की सरकारें खड़ी होती हैं। इसलिए वो कार्यकर्ता कमजोर नहीं, वो बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, वो मजबूत विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो आपके लिए लड़ता है, जहां आप नहीं पहुंच पाते तो वहां पहुंच के लड़ता है। इसी के साथ जय हिंद, जय जगत साथियों, शुभ रात्रि साथियों। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिजनों के साथ रहें, अपने पास पड़ोसी का भी ख्याल रखें। जय हिंद साथियों, जय जगत साथियों।